हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे हम बजट के और वी आर एट द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। री एलोकेट वर्ड यूज किया बेटा। इट मींस रिसोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम, इसका कीवर्ड क्या लिखोगे आप? रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर, वन टू अनदर। ठीक है, जो कि है आपके नोट्स में, ये देखिए। इट्स रिटन, इट इज रेफर्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू दी अदर, right? Government through its budgetary policies tries to reallocate to ensure fulfillment of various socio-economic objectives. The government may influence the allocation of resources through, फिर वही दो बात करेंगे जी, टैक्सेशन। गवर्नमेंट के पास बच्चों वही दो चीजें हैं, लेकिन तुमने आंसर में उन चीजों को किस तरह से प्रेजेंट करना है। पहले वाले में आपने ग्रोथ को ही दिखाना था, तो ग्रोथ में प्रोडक्शन के बारे में ही बात करनी थी, लेकिन यहां तुमने कहा एक यूज से दूसरे यूज पर जाना है, तो आपके आंसर का बेस ये रहेगा। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले बोलते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स में देखो राजेश ने क्या बोला, हैवी टैक्सेस लगा दो। ठीक है, किस पे? हार्मफुल गुड्स पे लगाओ। हार्मफुल गुड्स किसको हम बोलते हैं? टोबैको, लिकर, इन पर लगा दो जी, हैवी टैक्सेस लगाओ। बोला क्यों लगा दो? क्योंकि हमने क्या बोला कि भाई रीएलोकेट करो रिसोर्सेस को। जो रिसोर्स आप एक ऐसी आइटम पर लगा रहे हैं जिससे कि बंदे की वेलफेयर इंश्योर नहीं होता, वहां से आप व्हाई डोंट यू शिफ्ट इट टू सम अदर प्रोडक्ट। सो इससे क्या होगा, जब आप हार्मफुल गुड्स के ऊपर टैक्स लगाओगे वो उन्हें डिस्करेज करेगा। राजे, क्यों डिस्करेज करेगा? उस ऑक्यूपेशन से निकलने के लिए जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो मैंने उसको क्या सुझाव दिया। मैंने बोल दिया ना कि एक से दूसरे पर, एक से तो हटा दिया भाई, इस पे हैवी टैक्सेस लगाओ। हैवी टैक्सेस किन आइटम्स पर लगाना चाहिए? हैवी टैक्सेस लगाने चाहिए उन आइटम्स पर विच डज नॉट इंश्योर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को ये इंश्योर नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बोला सब्सिडी दे दो। अब बताना है, अब इलाज भी तो देना ना, किस पर लगाए ये भी तो बताना है। तो सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी किस पे बोलोगे बच्चों? जो बेनिफिशियल होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। और जब भी कभी बेनिफिशियल हो तो हमेशा पुअर, वीकर सेक्शन, बैकवर्ड एरिया, ये तीन बातें याद रखो। ना भी याद रहे आपको ये लाइंस तो चलेगा, क्योंकि आप बस इन्हीं बातों के आसपास रहें। कैसे? Subsidies and tax concessions can be given to private sector industries to encourage production of those products which are beneficial. तो आपने शिफ्ट कर दिया ना उसको बच्चों, रिसोर्स को एक यूज से दूसरे यूज पर। फॉर एग्जाम्पल, government can give subsidies and tax rebates to the enterprises that are willing to undertake electricity generation. अच्छा है ना लोगों के लिए। कहां पर? बैकवर्ड एरिया। हो गए ना इमोशनल। बस आपको एग्जाम्पल में बैकवर्ड एरिया, वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन के बारे में सजेशन देना है। इन दिस वे budgetary incentive can be used to influence allocation of resources in the country. I'm sure it is clear. तो टैक्स में हमने टैक्स और सब्सिडी दोनों को बता दिया और उन्हें समझाया कि जहां वेलफेयर नहीं है वहां से रिसोर्स को शिफ्ट कर कर जहां वेलफेयर है वहां चले जाओ। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, this was the second point. Let's move to the third objective. Now what is the third objective here is, third objective is economic stability. तुम्हें पता है इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं याद करना। कितना आसान बात बोली है मैंने, क्योंकि ये तुम पहले से ही कर चुके हो। कैसे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो फिर क्या हुआ होगा? या तो इकोनॉमी एक्सेस डिमांड कर रही है या इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है। बेटा तभी स्टेबल नहीं है ना, अगर स्टेबल होती तब तो इक्विलिब्रियम में होती। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, जिसे आप इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी भी सिस्टम से जानते हैं। एक्सेस डिमांड बोले तो इन्फ्लेशन, और डेफिशिएंट को बोलना है तो डिफ्लेशन। ठीक है राजे? अब देखो,
पहले देखो कैसे कनेक्ट करती हूँ मैं, तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ेगा अभी, देखिए कैसे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पहले बोलो जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यहाँ आ जाओ, पहली लाइन तो लिखनी है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजट का, जो भी आ जाए उसमें ये तो लिखना ही है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखिए, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, द पॉलिसी ऑफ सरप्लस और डेफिसिट बजटिंग इज अडॉप्टेड एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल। तो ये कौन सी बजटिंग है ये भी समझते हैं। सबसे पहले बोला कौन सा, इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड, हमने यहां लिख लिया। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करती है, इसका नाम याद कर लो परमानेंटली, और इसको बोलते हैं सरप्लस बजटिंग। क्या बोलते हैं, सरप्लस बजटिंग। आपको पेपर में एमसीक्यू में आएगा, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड व्हाट काइंड ऑफ बजटिंग गवर्नमेंट डज और दे डू, तो हम बोलते हैं सरप्लस बजटिंग। अब सरप्लस बजटिंग से मेरा क्या मतलब हुआ, सरप्लस कब होगा बच्चे, जब हमारे खर्चे कम इनकम ज्यादा हो। हेलो, यही हुआ ना बेटा, जब हमारे खर्चे कम इनकम ज्यादा हो। तो कैसे, ये देखो, आपको वो बात है याद है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में जब मैंने समझाया था, ये इकोनॉमी है, इसमें बहुत पैसा है, दिस इज एक्सेस मनी, तभी तो एक्सेस डिमांड है बच्चों। इफ पीपल हैव मोर मनी ओनली देन दे आर बाइंग मोर। सो नाउ व्हाट टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज, हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि लोगों के पास इनकम, गवर्नमेंट के पास इनकम ज्यादा हो खर्चे कम, अपने आप ठीक हो गया। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बजट बनाना है ना बच्चों, अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी कि कम करेगी, बताओ जरा, सोचो जरा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना होता है जी, हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना होता है। तो हो गया, अगर गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा इसका मतलब इनकम सरप्लस में रहेगी। इस तरह के बजट को सरप्लस बजटिंग कहते हैं। एक बार दोबारा सुनो, क्या एक्सेस डिमांड है, गवर्नमेंट ने अब बजट बनाना है, गवर्नमेंट कहती पहले ही इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, अगर हम और खर्चा डाल देंगे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और चीजों पर पैसा लगाएंगे तो पैसा और चला जाएगा, इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सरप्लस बजटिंग प्लान करनी चाहिए, यानी मुझे इस बार खर्चे को कम कर देना चाहिए। बच्चों जब खर्चे कम हो गए तो इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई ना राजे, तो इनकम बढ़ गई, सरप्लस बजटिंग प्लान की जाएगी। आपको पेपर में अगर आता है तो एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक्सेस डिमांड में कौन सी बजटिंग होती है, सरप्लस। सो यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न दिस। चलिए, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टैक्सेस एंड कट डाउन इट्स स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कम कर दो, टैक्स बढ़ा दो, जैसे ही टैक्स बढ़ाया इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी खर्चे कम, हो गया सरप्लस बजटिंग। समझ गए, डेफिसिट में उल्टा कर दो, क्या कर दो, कौन सी बजटिंग करो, डेफिसिट बजटिंग करो। बच्चों क्या करना होगा, डेफिसिट बजटिंग, रिमेंबर द टर्म। बस कितना आसान है, डेफिसिट में डेफिसिट, सरप्लस में सरप्लस, डेफिसिट बजटिंग, राइट। इसमें क्या होगा, खर्चे ज्यादा कि कम, खर्चा ज्यादा इनकम कम। तो कैसे लिखोगे, टैक्स को बढ़ाना है कि कम करना है, टैक्स कम कर दो, इनकम कम हो गई, और खर्चा बढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि हमने इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है। आई एम श्योर आई मेड द होल पॉइंट थॉरली क्लियर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, और ये सारी बात हमने उसकी ऑपोजिट यहां लिख दी। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपको आता है, सी सच गुड न्यूज। ऑलराइट, देखो आपको सब कुछ आता है इसमें से। देखिए क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सॉरी इकोनॉमिक इक्वालिटी, स्टेबिलिटी तो मैंने करा दिया, इकोनॉमिक इक्वालिटी। जब भी कभी वर्ड इक्वालिटी हो तो हम बात किसकी कर रहे होते हैं, पुअर और रिच के बीच का गैप, है ना, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, यानी इसको हम इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये किसी भी नाम से आ सकता है आपको पेपर में, तो आपको इसका आंसर सेम ही लिखना है, इनइक्वालिटी। चलो क्या लिखना है देखें,
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज इनहेरेंट इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम, भाई सभी कंट्रीज में ये तो होता ही है, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बियॉन्ड ये क्या हो जाता है, अनडिजायरेबल। ठीक है, पुअर होते हैं सभी देशों में, रिच भी होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक होता है। हमारे देश में तो पुअर इज वेरी वेरी पुअर एंड रिच इज एक्सट्रीमली रिच। बोला एक लिमिट तक तो ठीक है, बियॉन्ड दैट लिमिट इट इज नॉट अनडिजायरेबल है भाई। देयरफॉर इट नीड्स टू बी कप डाउन, इसको कर्व करना होगा, कम करना होगा, ताकि कितना कम, ताकि एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए। बच्चों मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड समझा रही हूं, फिर भी ना लर्न कर पाओ तो मुश्किल है भाई। ठीक है, सो इन एन इकोनॉमी फिस्कल पॉलिसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब देखो वही दो टूल चलाएंगे और डिस्पैरिटी कम करनी है। देखो कैसे, नंबर 1 टैक्स लगाओ। अब तुम्हारा दिमाग किस में चलना चाहिए कि पुअर और गैप जो है ना इन दोनों के बीच का, ये कैसे कम करें। तो टैक्सेशन बच्चों किस पे लगाओगे, रिच पर टैक्स लगा दो। और होता है कंट्री में सुपर रिच टैक्स, सुपर रिच टैक्स लगाओ, रिच से पैसा निकाल लो, ले लो। अगर ऐसे जाके मांगोगे भाई प्लीज आप बहुत रिच हो पैसे दे दो, ऐसे तो देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन पॉलिसी को फॉलो करेगी। देखें इधर, ये देखो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव, इसे प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन कहते हैं बेटा। प्रोग्रेसिव का मतलब द मोर यू अर्न द मोर यू पे, द लेसर यू अर्न द लेसर यू पे। Objective is sought to be achieved through progressive income taxation, in which higher the income, higher is the tax rate. And the government puts a higher rate of taxation on income of rich people, lower rates of taxation on lower income. This will reduce the inequality of the income as difference between. अब जैसे जब आप रिच पर टैक्स लगा दोगे, अब ये रिच पर तुमने टैक्स लगा दिया, इसकी डिस्पोजेबल इनकम, याद है वर्ड पहले सुना है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो खर्चा करने वाली आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा थी थोड़ी कम हो जाएगी। पुअर पर जब आप टैक्सेस क्या करोगे, कम कर दोगे, हम यहाँ पुअर की बजाय एक्चुअली एवरेज बंदे की बात कर रहे हैं, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। एक की थोड़ी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, इसका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, ये तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो गैप कम से कम थोड़ा कम हो जाएगा। समझ गए राजे। चलो अब खर्चे पे आते हैं। ठीक है, बी एक्सपेंडिचर, कितना आसान है। बोला ये जो पैसा इकट्ठा करना है आपने सुपर रिच टैक्स लगाकर, रिच से कहाँ खर्चा करोगे, गरीब पे लगवा दो। गरीब को फ्री एजुकेशन दे दो, गरीब को फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो, जो भी बेसिक चीजें हैं। आइए इधर देखो क्या लिखा मैंने, The amount collected through taxes can be used by the government for spending on welfare of poor people. It can provide them transfer payments and subsidies. किसमें, free services like education and health, इस पर पैसा लगा दो। Essential items को दे दो। ठीक है, essential items कौन से, essential items free दे दो। किसको बच्चों, जो कि BPL फैमिलीज हैं, below the poverty line। और क्या दे दो उनको, जैसे देती है गवर्नमेंट फ्री गैस कनेक्शन, भाई वो नहीं खरीद सकते ना, तो उनको फ्री गैस कनेक्शंस दे दो। तो इस तरह से जो पैसा आपने यहाँ से इकट्ठा किया उसे जब इधर लगा दिया, तो यू आर एबल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, यू आर एबल टू मेंटेन इकोनॉमिक इक्वालिटी। आई एम श्योर द पॉइंट इज क्लियर। Increased expenditure by government on such transfer payments and subsidies will have twin effects. दो तरह से हो गया जी, क्या, एक नंबर 1, it will reduce the inequality, gap between rich and poor will be reduced. दूसरा, जब आप फ्री सर्विसेज पर पैसा लगाओगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है और वेलफेयर जो पुअर का है वो भी बढ़ जाएगा। तो दो फायदे हो गए। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू लर्न द फोर्थ पॉइंट। Let's move to the last point, that is बहुत छोटा सा पॉइंट है, कुछ बुक्स में ये पॉइंट है भी नहीं, that is generation of employment. Can you see that? Okay, तो हमने अब एम्प्लॉयमेंट की बात की है। इसको तो सिंपल तरीका है, मैं हर बार इकोनॉमिक्स में जब भी आपको पढ़ाया है एम्प्लॉयमेंट को कैसे किया। इफ यू आर एम्प्लॉयड, यानी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट दे दे, इफ पर्सन इज एम्प्लॉयड ही विल बी एबल टू जनरेट इनकम। ठीक है, देखो इससे कितना कुछ होगा, जब इनकम मिल जाएगी,
ठीक है, तो इनकम होने से मैं तुम्हें ये रीजन बता रही हूँ, व्हाई एम्प्लॉयमेंट, व्हाई, बिकॉज इफ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ही विल जनरेट इनकम, व्हेन ही विल जनरेट इनकम ही विल डिमांड, जब वो डिमांड करेगा somebody will produce, production will happen, when there will be production there will be employment. देखिए हेल्दी इकोनॉमी हो गई ना, इकोनॉमी चल पड़ी, सो एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट। दे कैसे, पहले आप ये भी लिख सकते हो उसमें अगर आ जाए पेपर में, दे कैसे भाई, लेबर एब्जॉर्बिंग टेक्निक, LIT टेक्निक याद है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके, जो हमारा देश यूज करता है। क्या करोगे, उन सारे प्रोजेक्ट्स में जहां मशीनें लगानी है वह लोग लगा दीजिए, लिखा है यहाँ पर लेबर एब्जॉर्बिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए, बस इतना ही है। कब प्रमोट, जब भी रोड बनाते हो, कैनाल बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, किसी भी काम के लिए जब गवर्नमेंट लोगों को यूज करे तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों का वेलफेयर भी होगा, लोगों को इनकम भी मिलेगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। सो आपने 1/3 पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज डन। ओके, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। फर्स्ट part we have covered, rest 2 I will cover in the coming videos. Bye bye, keep watching, take care.